हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट जीएस का जो चल रहा है हम लोग की सीरीज। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करके देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर टेस्ट रिवीजन का जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम लोग जीएस में बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आज की जो मोटिवेशन लाइन है वो आपके लिए ये है: बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो कितनी अच्छी बात है। हमेशा अपने आप को सकारात्मक सोचिए, हमेशा मोटिवेट रहिए और जो भी काम कर रहे हैं दिल से और मन से करते रहिए। आज का पहला क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, बी थायमिन, सी पैराडॉक्सिन या डी रेटिनॉल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल, जो विटामिन ए का है। और यहाँ पे राइबोफ्लेविन की बात करें तो B2, बी की बात करें विटामिन बी की तो थायमिन हो जाएगा, और B6 की बात करेंगे तो पैराडॉक्सिन हो जाएगा। आप लोग कॉम्प्लेक्स के जितने भी आते हैं वो लर्न कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है: निम्नलिखित आनुवांशिक रोग में कौन यौन संबंधित है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी टे सेक्स व्याधि, सी सिस्टिक फाइब्रोसिस या डी हाइपरटेंशन। तो दोस्तों, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। तो दोस्तों, हीमोफीलिया रोग में ये आनुवांशिक रोग है और इसमें जो ब्लड होता है वो बहता चला जाता है, जमता नहीं है, और प्रोटीन की कमी से होता है। एक रक्त प्रोटीन आती है, उसका नाम फिलहाल में याद नहीं आ रहा, तो उसी की वजह से होता है। तो ये आनुवांशिक रोग भी पूछेगा तो आप हीमोफीलिया टिक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है: मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए मलाशय, बी पक्वाशय, सी मुख या डी आमाशय। तो पाचन क्रिया का शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख से। प्रश्न नंबर 4 है: लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए कोच ने, बी हार्वे ने, सी फ्लेमिंग ने या डी हैंसेन ने। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर आपका होगा हैंसेन ने। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी या हैंसन का रोग, इसे एसडी भी बोल सकते हैं, चिकित्सक गेरहार्ड आर्मोर हैंसन के नाम पर माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणुओं के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 5 है: आनुवंशिकी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रक्तचाप, बी आनुवंशिकता, सी श्वसन या डी पाचन तंत्र। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता। प्रश्न नंबर 6 है: जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टार्पिडोलॉजी, बी टीलियोलॉजी, सी डेमोग्राफी या डी जियोग्राफी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेमोग्राफी के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। जियोग्राफी आपको पता है, भूगोल हो जाएगा, पृथ्वी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है: मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए कान्कोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी मैलेकोलॉजी या डी पोरोलॉजी। तो मोलस्क समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 8वां है: कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी, बी सीरोलॉजी, सी ऑन्कोलॉजी या डी ऑर्गेनोलॉजी। तो कैंसर का अध्ययन हम लोग ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है: जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता हैं, बी तृतीयक उपभोक्ता हैं, सी द्वितीयक उपभोक्ता हैं या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। ये खाद्य श्रृंखला से
क्वेश्चन उठाया है। और प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि हरी घास खाते हैं, और इसमें आपके बकरी, गाय, भैंस जो आ जाएंगे, और ये शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करेंगे तो जैसे शेर हो जाएगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता पे डिपेंड रहता है और प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। लेकिन मनुष्य की बात करें तो ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों लोग का इस्तेमाल करता है, जिससे इसको तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जानते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? यहाँ पे अनुपस्थित पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ए जीवाणुओं में, बी लाइकेनों में, सी कवकों में, या डी हरे शैवालों में? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 11 है, अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की? ऑप्शन ए शूटर ने, बी रॉबर्ट्स ने, सी वाटसन ने, या डी पोर्टर ने? तो अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज पोर्टर ने खोजा था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12 है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एजिंग, बी एपोप्टोसिस, सी निक्रोसिस, या डी डीजेनरेशन? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एजिंग। थोड़ा सा जानते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या है। इसमें अणुओं की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि एक श्रृंखला कोशिकाओं के मृत्यु का कारण बनती हैं। शरीर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अनावश्यक या असामान्य कोशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग जानकारी रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, कोशिका भित्ति होती है? ऑप्शन ए अर्धपारगम, बी पारगम, सी अपारगम, या डी चयनात्मक पारगम? तो कोशिका भित्ति इजी क्वेश्चन है, हमेशा याद कर लीजिएगा, पारगम में होती है कोशिका भित्ति। प्रश्न नंबर 14 है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? ऑप्शन ए अंतःप्रद्रव्यी जालिका, बी कोशिका झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, या डी टोनोप्लास्ट? तो पादप कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? ऑप्शन ए केंद्रिका, बी कोशिका झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, या डी गाल्जी काय? तो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, वंशांगति की इकाई है? ऑप्शन ए फिनोटाइप, बी जीन, सी जीनोटाइप, या डी इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंशांगति की इकाई जो होती है वो होती है हमारे जीन। प्रश्न नंबर 17 है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए वाटसन, बी जॉनसन, या सी वर्लेयर, या डी क्रिक? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 18 है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए, बी नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, सी जीन संश्लेषण के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं? तो हरगोविंद खुराना जो हैं हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं और इनको जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। और दोस्तों हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। ये चीज़ याद कर लीजिएगा, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 19 है, खरीफ फसल है? ऑप्शन ए चना, बी धान, सी सरसों, या डी मटर? तो फिलहाल में खरीफ का सीजन चल रहा है। राइट आंसर आप बता सकते हैं बड़े आसानी से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और खरीफ फसल में धान आ जाता है। तो खरीफ फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। पूछ देगा कि किस फसल को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो आप खरीफ फसल मारेंगे। और जैसे धान, ज्वार, बाजरा ये फसलें वर्षा ऋतु यानी जुलाई से अगस्त में बोई जाती हैं और जाड़े के प्रारंभ में यानी नवंबर में काट ली जाती हैं। वहीं रबी की फसलों की बात करें तो पानी के अलावा ठंडे मौसम की जरूरत होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। प्रश्न नंबर 20 है,
जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीनों में होती है? ऑप्शन ए नवंबर से अप्रैल के बीच, बी जून से अक्टूबर के बीच, सी मार्च और जून के बीच, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जायद फसलें होती हैं वो आपका मार्च से जून के बीच में होती हैं। जायद फसल के उदाहरण की बात करें तो जैसे खरबूज हुआ, तरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, लौकी हुआ, भिंडी की खेती जो भी होती है इसी जायद फसलों के अंतर्गत आती है, और ये मार्च और जून के बीच या फिर फरवरी से भी स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित हैं। ऑप्शन ए खाद्यान्न एवं अंडा उत्पादन, बी खाद्यान्न एवं मत्स्य उत्पादन, सी तेल एवं दुग्ध उत्पादन, या डी खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन। तो हरित क्रांति की बात करें तो खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है लेकिन भारत में एमएस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। यदि पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को। लेकिन ये पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो आप नॉर्मन बोरलॉग को आंसर करेंगे। वहीं पे दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं और यह 13 जनवरी 1970 को शुरुआत हुई। और दूध उत्पादन में जो इंडिया का रैंक है वो फर्स्ट पे है और दूसरे पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। प्रश्न नंबर 22 है, सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर, बी एग्रोनॉमी, सी ओलेरिकल्चर, या डी एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ओलेरिकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको पता है कृषि विज्ञान का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें और एग्रोनॉमी की तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। एग्रोनॉमी में सामान्यतः भूमि का उचित प्रबंध कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी कहलाता है। तो एग्रोनॉमी की जगह सस्य विज्ञान भी बोल सकता है आपसे क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ बता रहा है सस्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत इच्छित फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए भूमि, जल और प्रकाश की प्रति इकाई के उचित प्रयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर को लर्न कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए सरसों, बी कपास, सी चना, या डी गेहूं। तो जो चना होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 है, पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी कैल्शियम, या डी सल्फर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन अपने वायुमंडल में उपस्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है। ऑप्शन ए श्रमिक, बी रानी मक्खी, सी नर मक्खी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोम की प्राप्ति श्रमिक से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज की ये मॉक टेस्ट यहीं पे समाप्त होती है। ये बेस्ट रिवीजन है आपका, 15 मिनट के अंतर्गत 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा भी आप समय निकाल कर इसको क्विज को अटेम्प्ट कर लेंगे तो। और ये सारी छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं यही एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं और आपका जब 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि दोस्तों जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, लेकिन सिलेक्शन ना होने का एकमात्र रीज़न है जो सभी अनुभवों द्वारा बताया जाता है कि कभी भी इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहिए। तो वनडे की तैयारी आप करते हैं तो इन सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से आपके जुबान पे बैठे रहना चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। थैंक यू।